हेलो, मैटर वेव्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपको बताया गया होगा कि इसके पहले आपने पढ़ा इंटरफेरेंस, तब पढ़ा डिफ्रैक्शन, तब पढ़े हो पोलराइजेशन। ये तीनों में हम लोगों ने लाइट को क्या माना था? वेव। फिर आगे चल के हमने क्या पढ़ा? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हमने क्या माना? पार्टिकल। उसमें हमने कल इस कोर्स में देखा कि बहुत से टॉपिक्स आते रहे, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे क्या होता है, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है आइंस्टीन के, मैक्स प्लैंक के क्या क्वांटम थ्योरीज है, सब कुछ आपने वहां पे स्टडी किया। अब हमें एक टॉपिक पढ़ना है मैटर वेव्स। आपको बता दें कि इससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले तो आता है ड्यूअल नेचर ऑफ, मतलब सबसे पहले ये इसमें आता है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। और ये हम अच्छा इस चैप्टर में जितने हेडिंग आएंगे लगभग हम बोल चुके हैं बीच में। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में शुरू तौर से स्टार्टिंग में से बोल रहे हैं कि लाइट कितने नेचर का होता है? दो होता है। इसमें कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स रहे। पहले न्यूटन के अकॉर्डिंग हम लोगों उसको पार्टिकल माना था, फिर बाद में हाइगन्स के अकॉर्डिंग उसको हमने वेव मान लिया है, और एट लास्ट फिर जब मैक्स प्लैंक आए जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी जस्टिफिकेशन हुई तो क्या बन गया? वो पार्टिकल बन गया। और आज हम लोगों को पता है कि लाइट बहुत नेचर्स में है, तो हमें वो बातें पूरी क्लियर करनी होती है कि लाइट बिहेव एज ए पार्टिकल एज वेल एज, एंड ये तो आप कह सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन भी बताना पड़ेगा कि कौन है जो उसे पार्टिकल बता रहा है और कौन है जो उसे, तो आपको पता होगा रे ऑप्टिक्स वाले दोनों बताते हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। चाहे वेव पूछो तो वेव भी बता देंगे, वेव के बारे में भी, और रे पूछोगे तो रे ऑप्टिक्स वाले पार्टिकल के नेचर में भी बता देंगे। लेकिन आपको पता होगा जो वेव ऑप्टिक्स है वो केवल वेव बताता है, मतलब इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ओनली जस्टिफाई द वेव नेचर ऑफ द लाइट। आप इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन अगर समझना चाहते हो तो लाइट को तुम्हें क्या मानना पड़ेगा? वेव। उसके किस कैरेक्टर को पढ़ेंगे? वेव कैरेक्टर को पढ़ेंगे। वेव नेचर जस्टिफाई बाय इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, बट एट लास्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन अबाउट पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। वो वेव नेचर को नहीं मानता है। जो विकल्प पढ़े थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें क्या पढ़े? वो पार्टिकल नेचर। तो आपको कैसे इस स्टडी को एक्सप्लेन करोगे? Light is a form of energy. It is an electromagnetic wave. It behaves as a particle as well as wave. Interference, diffraction, polarization, all of these explain about wave nature of the particle, but photoelectric effect explain about particle nature of the light. समझ में आया क्या लिखना है? इसमें बताना पड़ेगा कि लाइट एक एनर्जी, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट मूव्स इन मीडियम एज वेल एज वैक्यूम। मतलब लाइट के बारे में जो कुछ जानते हो सब बता सकते हो, जितना तुम लाइट के बारे में जानते हो। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट ट्रेवल्स इन ए मीडियम एज वेल एज वैक्यूम, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सब कुछ लाइट का बताओ, लेकिन लास्ट में तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि लाइट हैव डबल नेचर। It behave as a particle as well as a wave. And interference, diffraction and polarization explain about wave nature of the light. And photoelectric effect explain about particle nature of the light. मतलब तीन लोग वेव बतवा रहे हैं जबकि ये पार्टिकल बता रहा है, तो हमें दोनों मानना पड़ेगा। ये चीजें समझ में आ गया? लेकिन दे ब्रॉगली सर इस पे आएगा कौन? दी ब्रॉगली सर कुछ अलग ही सोच रहे थे। ये बोलते थे चलो सच है, लाइट पार्टिकल है, मानते हैं, लाइट वेव है ये भी मानते हैं, लेकिन पार्टिकल भी वेव बन जाएगा। पार्टिकल भी किसमें बदल जाएगा? वेव। जैसे उनका ये थिंकिंग था कि अगर पैसा देने पे आपको चावल मिल जाता है, पैसा देने पर गेहूं मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दुकान होगा
चावल देने पर गेहूं मिलेगा। मतलब जैसे करेंसी चेंज कर दो, अगर इंडियन देने पे नेपाली मिल जाता है, इंडियन देने पे पाकिस्तानी करेंसी या अमेरिकन डॉलर मिल जाता है, तो नेपाली देने पर भी अमेरिकन डॉलर मिलेगा। कहाँ मिलेगा उसके लिए तुम्हें ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, कि हर जगह मिल जाएगा नहीं, वहाँ की कहीं ना कहीं एक्सचेंजर होंगे जहाँ एक्सचेंज कर रहे होंगे, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन देवरावली इस कॉन्सेप्ट को लेकर जब काम करना शुरू किए, स्टडी शुरू किए, तो उन्हें मिल गया, वो कंडीशन मिल गया कि कब कोई पार्टिकल वेव बन जाएगा। लाइट में पार्टिकल होता है, लाइट वेव भी होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये शो करता है कि लाइट पार्टिकल है, वहीं पे इंटरफेरेंस ये शो करता है कि लाइट एक वेव है। लेकिन एक पार्टिकल भी वेव हो जाता है जब उसमें क्या आ जाती है, De Broglie ने बोला कि when any particle moves with a high speed compared to the speed of light, then it becomes wave. And this type wave is called matter wave, क्योंकि एक मैटर वेव बन जा रहा है। वो वेव थोड़ा ना था, वो तो पार्टिकल था, एक मैटर था, वो एक बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि उसके पास हाई स्पीड आ गई है। स्पीड कितनी आई है? लाइट के स्पीड के कंपेयर में। मतलब लाइट की स्पीड तो जानते हो ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो 3 लाख हो चाहे 2 लाख हो, 1.5 लाख हो, 1 लाख हो, 20,000 हो, लेकिन उसी के कंपेयर में हो। जैसे लाइट की स्पीड का 3 लाख है तो उसका 1% निकालोगे तो 3,000 आएगा। 3,000 आपका हो, 3,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो लाइट का 1% हो कि नहीं हो? लाइट के 1%, लाइट के 2%, लाइट के 20%, लाइट के 50%, लाइट के 100%, मतलब पूरा लाइट ही बराबर हो। लेकिन अगर लाइट की स्पीड के कंपेरेबल आप रन करोगे तो आपका पार्टिकल क्या बन जाएगा? और जब कोई पार्टिकल वेव बनेगा तो उसका नाम होगा, और उसके वेवलेंथ को क्या नाम देंगे? दे ब्रॉगली। हमने बताया कि इसकी ज्यादा से ज्यादा चीजों को हमने बताते चले आए। पिछले वाली क्लास में भी डिस्कस किए थे इसके बारे में। इसको मैटर वेवलेंथ या दे ब्रॉगली वेवलेंथ के नाम से, वो अपना नाम रख लिए, दे ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। हम आगे कैलकुलेट करना भी बताएंगे कि कैसे निकालने के, लेकिन हमें वो छूटी समझना है। हम लोग सिर्फ एक टॉपिक देख रहे हैं, डबल नेचर ऑफ लाइट। इसमें हम यही बता रहे हैं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट मूव्स और ट्रेवल्स इन ए वैक्यूम एज वेल एज मीडियम. Light have double nature, it behaves as a particle as well as wave, and interference, diffraction, polarization justify the wave nature of the light, but photoelectric effect justify the particle nature of the light. ये सब बता दिए। उसके बाद की बात है, लाइट के तो डबल नेचर के हमें विश्वास हो गया कि लाइट डबल नेचर का है, वो पार्टिकल और वेव दोनों है। ये ब्रॉगली गलत थिंकिंग के हैं, वो कह रहे ठीक है हम भी दोनों बात मान रहे हैं, लाइट पार्टिकल है, लाइट वेव है, लेकिन हम एक बात और मान रहे हैं कि पार्टिकल भी वेव बन जाएगा। जब बनेगा जब वो हाई स्पीड से चलेगा। और जे ब्रॉगली की थीसिस को एक्सप्लेन करें तो यही बताएंगे, व्हेन एनी पार्टिकल मूव्स विद हाई स्पीड लाइट कंपेयर्ड टू द स्पीड ऑफ लाइट, देन इट बिकम्स वेव, एंड दिस टाइप वेव इज कॉल्ड मैटर वेव, एंड द वेवलेंथ ऑफ द टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड जे ब्रॉगली वेवलेंथ या मैटर वेवलेंथ, कोई भी नाम दे सकते हो। समझ गए? तो इसका दूसरा हेडिंग जो आता है वो आता है, तुम एक्सप्लेन करो वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट। दूसरा हेडिंग ये हेडिंग बनता है वेव नेचर ऑफ लाइट। ये बोला जाता है कि तुम क्या जानते हो वेव नेचर ऑफ लाइट में, तो हम बताते हैं यार लाइट तो वेव वही है। कौन बताया था ये वेव नेचर? हाइगेंस। कौन बताया था? तो बताएंगे द वेव नेचर ऑफ द लाइट इज एक्सप्लेन्ड बाय हाइगेंस, एंड इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन जस्टिफाई द वेव नेचर ऑफ लाइट। ये लोग उसको जस्टिफाई करते हैं। And according to the Huygens, the emission of the energy by light source is continuous in the form of wave, and it travels as a transverse wave in the medium. According to Huygens, the emission of energy from the light source is continuous. Huygens सर ये कहते हैं कि जब कोई लाइट सोर्स होता है, मोमबत्ती से लेके बल्ब तक जब कोई होता है तो उससे एनर्जी कॉन्टिन्यूअस निकलती है। The emission of energy from light source is continuous and interval in a medium like transverse wave, और वो मीडियम में कैसे चलती है? ट्रांसवर्स वेव के तहत। ये कौन बता रहे हैं? हाइगेंस बता रहे हैं। किस थ्योरी में? वेव नेचर में बताते हैं ऐसा। तो बताते हैं कि लाइट हैव डबल नेचर, इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल as well as wave, and the wave nature of the light is explained by Huygens.
अकॉर्डिंग टू हाइगेंस, एंड ये भी बता देंगे कि इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रेक्शन एक्सप्लेन अबाउट द वेव नेचर ऑफ द लाइट, यही लोग वेव नेचर बताते हैं। और अकॉर्डिंग टू हाइगेंस ऑल लाइट सोर्स emits its energy in continuous form in medium, and they move as transverse wave। जितने भी लाइट सोर्स होते हैं वो अपनी एनर्जी को कॉन्टिन्यूअस रिलीज करते हैं, लगातार निकालते हैं, और वो मीडियम में कैसे निकालते हैं? वेव के फॉर्म में निकालते हैं। कैसे वेव के फॉर्म में? ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में निकालते हैं। ये पूरी टॉपिक से बताना होता है। जितना लिख दोगे उतना कंप्लीट है। 2 लाइन 4 लाइन 6 लाइन जितना यादोगे वो लिखोगे उतने जितना यादोगे, और ज्यादा खींचोगे तो खींच देगा ना। लिखने का मतलब टॉपिक से हटना नहीं चाहिए ना। जैसे ये बोल रहा है डबल नेचर ऑफ लाइट, तो उसमें लाइट के डबल नेचर को ही सिंपल बताओ कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट हैव डबल नेचर, या इट हैज डबल नेचर, इट वी हैव लाइट पार्टिकल एज वेल एज ए वेव। और ये भी बता देंगे कि इंटरफेरेंस एक्सप्लेन अबाउट वेव नेचर, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन अबाउट पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। लेकिन जब ये पढ़ेंगे तो यहाँ कुछ अलग बताएंगे। हम यही बताएंगे कि लाइट हैव वेव नेचर, लाइट हैव वेव नेचर, एंड इंटरफेरेंस एक्सप्लेन अबाउट वेव नेचर ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन एक्सप्लेन अबाउट वेव नेचर ऑफ लाइट, एंड वेव नेचर ऑफ लाइट इज डिस्क्राइब्ड बाय Huygens. According to Huygens, the emission of energy from the light source is continuous in a medium, and it travel or propagate like transverse wave in medium. तो 3 वर्ड आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखना है। फर्स्ट, the emission of energy is continuous from the light source, and second, it propagate in medium as transverse wave। ये ट्रांसवर्स वेव की तरह चलता है, और किसी भी लाइट सोर्स से ये कॉन्टिन्यूअस निकलता है। क्या? एनर्जी। एनर्जी मतलब वही लाइट, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, चाहे एनर्जी को या लाइट को। बट नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दोनों। क्या इसमें कौन बताया है? हम बताएंगे द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्टिफाई द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट explain about the particle nature of the light. It is described by Max Planck. स्टार्टिंग में तो न्यूटन सर ने बताया है, लेकिन न्यूटन का नाम नहीं लेंगे क्योंकि न्यूटन तो वैसे दबे थे, हाइगेंस दबोच लिए थे उनको। बाद में प्लांक ने थोड़ा सा सपोर्ट करके प्लांक ने एकदम ठोस थ्योरी दिया है, तो हम लोग इसमें नाम न्यूटन का नहीं लेते। वैसे स्टार्टिंग में इसमें ये थॉट्स किसके थे? हाँ, पार्टिकल होने का थॉट्स न्यूटन का ही था, उसकी थीसिस थी। लेकिन बाद में उसमें ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए प्लांक्स की थ्योरीज ऐड हुए, जिसको हम क्वांटम थ्योरी बोलते हैं या क्वांटा थ्योरी बोलते हैं। तो क्वांटा थ्योरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे न्यूटन का नाम लेके प्लांक का ही नाम लेते हैं, जिनका पूरा नाम मैक्स प्लांक है। तो बताएंगे द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन अबाउट द particle nature of the light, and it is described by Max Planck. According to the Max Planck, the emission of light या emission of energy by light source is not continuous, just opposite to Huygens। वो बोले थे the emission of energy, energy मतलब light from the light source is continuous, और ये बोल रहे हैं the emission of energy by light source is not continuous, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं? द एनर्जी प्रोपगेट लाइक ट्रांसवर्स वेव इन मीडियम, और ये कह रहा है क्या? द एनर्जी ट्रेवल इन द पैकेट ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड क्वांटम फोटॉन। हाइगेंस की जस्ट उल्टा है कि नहीं? हाइगेंस तो बता रहे हैं कि जब लाइट सोर्स होता है तो वहां से एनर्जी कैसे निकलती है? कॉन्टिन्यूअस लाइट वेव्स के फॉर्म में। ये कहता है लाइट सोर्स से कैसे निकलती है? छर्रा बन के स्प्रे टाइप में, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप, जैसे आपका हमने बताया था स्प्रे मशीन से निकालते हो उस तरह का निकलता है। अब ये दोनों के दोनों चल रहे हैं, तो है कौन? दोनों। मतलब जब चाहो तो ये मिलेगा, जाओ इंटरफेरेंस में ये वाला मिलेगा, डिफ्रेक्शन पढ़ो ये मिलेगा, पोलराइजेशन पढ़ो, लेकिन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे तब लाइट के दोनों नेचर्स हैं। यही बात यहाँ हमने बताया कि light have double nature, it behaves as particle as well as wave. Interference explain about the wave nature of light,
एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन अबाउट पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। ये यहाँ बताते हैं, इन दोनों में अलग अलग बताते हैं। यहाँ क्या बताते हैं? The interference, diffraction, polarization explain about the wave nature of the light. It is described by Huygens. According to Huygens, the emission of emission of energy or light from light source is continuous and it travels in medium as transverse wave. क्या बताते हैं? The photoelectric effect explain about the particle nature of the light and it is described by Max Planck. According to Max Planck, the emission of energy from light source is not continuous, but it travels in a medium as packet of energy that is called quanta. और ये फिजिक्स में ज्यादातर हम इसको फोटॉन कहते हैं, केमिस्ट्री वाले ज्यादातर क्वांटा कहते हैं। And it has the fixed energy in the multiple term of h nu. The all packets have a fixed energy which is multiple of h nu, where h is the Planck constant and nu is the frequency of the light. इतना चीज से बताना पड़ेगा। इन दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं? यहाँ ये बता रहे हैं कि इंटरफेरेंस वेव नेचर को बता रहा है, यहाँ बता रहे हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को बता रहा है, यहाँ बता रहे हैं कि वेव नेचर को हाइगेंस ने बताया है, और यहाँ बता रहे हैं कि पार्टिकल नेचर को प्लांक ने बताया है। यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी सोर्स से एनर्जी लगातार निकलती है, यहाँ बता रहे हैं लगातार नहीं निकलती है। यहाँ बता रहे हैं कि वो वेव के फॉर्म में रन करता है, यहाँ कह रहे हैं पैकेट के फॉर्म में रन करता है, और यहाँ उसकी एनर्जी h nu होती है, जहाँ पे h प्लांक कांस्टेंट है और nu उसकी फ्रीक्वेंसी है। समझ में आया कोई चीज? यस सर। इसके बाद इनकी चलती है और इधर मैटर वेव्स। अब बताओ मैटर वेव क्या है? ये तो चीजें इनकी बातें रही, अब ये बात बताते हैं। यहाँ जब ये बताना होता है तो पहले इनको बताते हैं। लाइट हैव डबल नेचर, इट बिहेव एज a particle as well as wave, but when particle moves with a high speed which is compared to the speed of light, then it behaves as a wave. When any particle moves with a high speed compared to the speed of light, then it becomes wave. It behaves as a wave, and the wave is called. जब कोई समझ ये मार्कर है ना, बहुत तेज चलने लगे तो ये वेव बन जाएगा। ये हम है ना, पार्टिकल नेचर में है, बहुत तेज चलने लगे तो वेव बन जाएंगे, लेकिन बहुत तेज चलना पड़ेगा, then it becomes wave। और जब वो वेव में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका नाम क्या रखा जाएगा? नॉर्मल वेव नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, ट्रांसवर्स वेव नहीं, वो मैटर वेव के नाम से आएगा, और उसकी वेवलेंथ को क्या देंगे? दे ब्रॉगली वेवलेंथ। तो दे ब्रॉगली के थ्योरी समझ पाए हो क्या बोल रहे हैं? ये तीनों हेडिंग समझ में आया क्या है? अबाउट फोटॉन पढ़ लेते थोड़ा सा, न्यूमेरिकल यहां से चलेगा। केमिस्ट्री वाले क्वांटा कहते हैं, उस फोटॉन पे हम आते हैं। अब तो वो वेव नेचर से कोई मतलब नहीं है, अब तो यहाँ पे पार्टिकल नेचर पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता होगा द एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, पहले किसी भी फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होती है? h nu होती है। प्लॉन्क सर ने बताया द ऑल पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैव ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज मल्टीपल ऑफ h nu। 1 h nu, 2 h nu, 3 h nu, 50 h nu रखोगे, लेकिन h nu ही रखोगे। वहाँ h क्या है और nu क्या है? फ्रीक्वेंसी है। According to Einstein, ये according to तो प्लांक है बाबू, according to प्लांक, ये कौन बता रहे हैं? और according to Einstein, आइंस्टीन ने तो एनर्जी के बारे में बताया है, equal to mc square. According to Einstein, when any particles moves or just converted into totally energy, when any matter just perfectly या overall converted into energy, then it gives the mc square. कोई भी पार्टिकल अगर पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कोई भी मास कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो कितनी एनर्जी हो जाती है? mc स्क्वायर। हम है हमारा पूरा बॉडी जस्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो कितना एनर्जी देगा? हमारा मास इनटू c का स्क्वायर। समझ पा रहे हो कुछ? लेकिन कब? जब कोई पार्टिकल कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तब। और हमने आपको बता चुके हैं कि 1 लीटर पेट्रोल में को अगर पूरी परफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाए तो बाइक सड़ जाएगी, लेकिन वो खत्म ना होगा चलाते चलाते।
क्योंकि कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 1 किलो कोयला जो होता है उसको अगर परफेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, तो इतनी ज्यादा एनर्जी वो देगा हमको कि दिल्ली जैसे शहर को साल भर लाइट दे तो खत्म नहीं होगा वो। मतलब पूरी दिल्ली लाइट जलाए उस एनर्जी को लेकर और साल भर पूरी दिल्ली जलाए तब भी वो 1 किलो कोयले की एनर्जी खत्म नहीं होगी। 1 किलो कोयले में इतनी एनर्जी है, फिर भी हम 1 किलो से तो भौरी नहीं बना के भौरी ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे पास सिस्टम है वो कंप्लीटली एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, उसके फ्यू परसेंटेज को ही कन्वर्ट कर पा रहा है। अच्छा लाइट तो कंप्लीटली एनर्जी है ना, कि लाइट में कोई दिक्कत है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज अ परफेक्ट एनर्जी, नो डेविएशन। और वो अगर पूरी एनर्जी है तो लाइट की जो एनर्जी होगी कंप्लीटली एनर्जी है, तो एमसी स्क्वायर तो फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? वो कंप्लीटली एनर्जी में है और आइंस्टीन सर बोले कि कोई भी अगर कंप्लीटली एनर्जी में होगा तो उसकी एनर्जी एमसी स्क्वायर होगी। और वो पैकेट ऑफ एनर्जी जो लाइट है उसको मैक्स सर बता रहे हैं, प्लांक सर बता रहे हैं कि एच होगा, तो दोनों को अगर हम देखें तो दोनों ही सही बता रहे हैं, कोई गलत बता रहे होंगे। जैसे हम बोले यार 24 पीस है सामान और तुम बोले हो 2 दर्जन है, तो सुनने में अलग लग रहा है। अगर हम दोनों साइंटिस्ट है, दोनों सही बता रहे हैं, तो दोनों 24 और 2 दर्जन बराबर होगा। भाई तुम 2 दर्जन बता रहे हो, हम 24 बता रहे हैं, और अगर हम दोनों सही हैं तो पक्का है कि 24 और 2 दर्जन ये दोनों क्या होगा? अगर उसी फोटॉन की टोटल एनर्जी आइंस्टीन के अकॉर्डिंग mc स्क्वायर है, जो कि प्लांक के अकॉर्डिंग hν है, और जबकि दोनों सही साइंटिस्ट हैं, दोनों सही बता रहे हैं, दोनों ही उसके बारे में सही बोल रहे हैं, तो पक्का है कि mc स्क्वायर और hν मैथमेटिकली क्या होगा? भाई दोनों लोग वही बात बता रहे हो ना, एक ही चीज को दोनों लोग बता रहे हो अलग अलग तरह से, और दोनों लोग सही हो, गलत कोई नहीं है, तो फिर जो दोनों बता रहे हो सेम बता रहे हो, दैट इज द सेम। अगर यहां से हम यम को यहां करते तो क्या बन जाएगा? मास निकला कि नहीं? क्या निकला? मास। किसका मास निकला? फोटॉन का मास। किसका निकला? ये जो फोटॉन चल रहा है उसमें मास है कि नहीं है? है। तो मास है तो पार्टिकल है या वेव है? कहते हैं पार्टिकल, वहां से पार्टिकल निकल रहा है, वेव नहीं निकल रहा है, उसके पास मास है। हम मास कैलकुलेट करके देंगे hν/c² करके, और वो मास बताएगा कि कितने ग्राम का है, कितने किलो का है। मतलब लाइट में से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, उनके मास है। तो यहाँ पे आप मास पढ़ लिए, यहाँ पे एनर्जी पढ़ लिए। कभी भी किसी भी फोटॉन्स की एनर्जी निकालनी होगी तो चाहे ये लगा देना और चाहे mc स्क्वायर से निकाल लेना और चाहे hν से निकाल लेना, मतलब चाहे आइंस्टीन को मान लेना चाहे प्लांक को मान लेना, दोनों सही है, दोनों गलत नहीं बताते हैं, दोनों से एनर्जी सेम आती है। लेकिन जब उसका मास निकालना होगा तब तुम्हें ये लगाना पड़ेगा, क्या? hν/c²। बट मास 0 होता है कब? किसका मास तुम पढ़ रहे हो? हम सारा आपका नहीं, फोटॉन का मास चल रहा है, ये फोटॉन की स्टडी कर रहे हैं। फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी? hν या फिर mc²। फोटॉन का मास कितना होगा? hν/c²। बट जब वो रेस्ट में होगा तब उसका मास कितना होगा? क्योंकि जैसे रेस्ट हुआ तैसे एनर्जी खत्म। जब कोई रेस्ट हो जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, जब तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं बचा तो मास कैसा? मतलब फोटॉन के 2 मास होते हैं, जब वो रेस्ट में होता है तो 0, लेकिन जब वो चल रहा होता है तब मास तो देखिए वो आया है hν/c²। किसमें? तो माइंड में रखना, आंसर आते हैं रेस्ट में रहेगा तो मास ऑफ फोटॉन 0, क्योंकि उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन जब वो मोशन में है, मूव कर रहा है, तब उसकी एनर्जी कितनी है? उसका मास कितना है? hν/c²। तो फोटॉन की एनर्जी कहां से निकलेगी? चाहे hν से और चाहे, और उसका मास कहां से निकलेगा? रेस्ट में 0 और मोशन में यहां से। अच्छा आपने पर इसको थोड़ा सा और भी चाहो तो चेंज कर सकते हो, hν को यहां से हटा दो, इसको c/2 कर सकते हो कि नहीं? कुछ गलत लिखे क्या? अरे भाई c² था तो c कर दिए और इस न्यू को नीचे कर दिए, ऐसा किया जा सकता है, तो कभी मल्टीप्लाई करो तो ऊपर चला आएगा। और आपने पढ़ा होगा कि लैम्डा बराबर c/ν होता है, अभी कल भी पढ़ाया था, लैम्डा नॉट इक्वल टू c/ν नॉट। और देहली वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, हिंदी में बोलते हैं देहली तरंग, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इक्वल टू बताए थे ना, लैम्डा नॉट इक्वल टू c/ν नॉट।
ये भी बताया था कि लेमडा और न्यू जस्ट अपोजिट है। लेमडा बढ़ता है तो न्यू घटता है, लेमडा घटता है तो न्यू बढ़ता है। मतलब वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी और वेवलेंथ घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो दोनों में रिलेशंस क्या है? लेमडा इक्वल टू सी बाई न्यू, न्यू होता है न्यू, और सी क्या है वहां पे? सी का जानो तो पढ़ाई छोड़ दो, आइंस्टीन आलू सर्व करेंगे कि बताओ भाई MC स्क्वायर बता के गए, अभी भी बच्चे सीधे जानते हैं। सी तो कांस्टेंट है यार, स्पीड ऑफ लाइट है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब इसको अगर यहां से देखें तो हम यहां इक्वल टू कुछ लिख सकते हैं क्या जी? इसको लेमडा कर सकते हैं, सी लेमडा सी, मतलब मास को यहां यही सिर्फ नहीं ऐसे भी जानो। क्या दो अलग अलग फार्मूले हैं? दोनों से सेम आंसर आएगा, तो दोनों के फॉर्म अलग है, लिखने का तरीका अलग है, बाकी दोनों सेम है। जैसे ये दोनों से एनर्जी सेम आएगी तो कहीं से भी निकाल लो। मोमेंटम का नाम सुने हो? यस सर। क्या होता है मोमेंटम? P। यस सर। मास इनटू वेलोसिटी को बोलते हैं क्या? यस सर। क्लास 11 में मोमेंटम एक टर्म आता है, लीनियर मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोमेंटम। इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड कैलकुलेटेड इन kg मीटर पर सेकंड। P बराबर mp, बहुत बार सुने होंगे, P बराबर mp, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन यहाँ V तो हम ना लेने वाले हैं क्योंकि हम फोटॉन को पढ़ रहे हैं। फोटॉन एक लाइट है और लाइट की स्पीड c होती है, तो हम V क्यों लिखें? हम फोटॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ फोटॉन। फोटॉन क्या है? लाइट का पार्ट है, और लाइट c से चलता है तो वेलोसिटी v के थोड़ा लेंगे, c लेंगे। और तो यहाँ पे हम m की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? m की वैल्यू ये वाला मत पुट करो, ये वाला करो। तो हमको लग रहा है p बराबर आ गया h बाई, मतलब किसी भी फोटॉन्स की एनर्जी चाहिए लगा दो, चाहिए लगा दो। मास चाहिए, रेस्ट में 0 बोल देना, लेकिन अगर मोशन में होगा तो चाहिए लगा दो, चाहिए लगा दो। मोमेंटम चाहिए, h बाई लेमडा लगा दो, तो h बाई लेमडा। वो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, p बराबर h बाई लेमडा। इसको जस्ट इंटरचेंज केमिस्ट्री वाली इसमें लिखते हैं, लेमडा बराबर h बाई p। नहीं पढ़े हो केमिस्ट्री में? पढ़ना पड़ेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी एक तरफ कहीं लिखा होगा, लेमडा बराबर h बाई p। इसको यहां कर लो, इसको यहां, मतलब आपका वेवलेंथ इक्वल टू होता है क्या? प्लांक कांस्टेंट बाई मोमेंटम। इसको इधर, इसको इधर। तो तुम्हें क्या चाहिए? मोमेंटम चाहिए यहां से, मास चाहिए यहां से, एनर्जी चाहिए यहां से। फोटॉन के लिए हो गया ना? हम फोटॉन के बारे में ना पढ़ने आए हैं, तो यहां मैटर का पढ़ने आए हैं। फोटॉन तो एक एनर्जी है, ऑलरेडी वेव है। फोटॉन तो लाइट है और लाइट ऑलरेडी एक वेव है, तो वो तो अपना काम कर ही रहा है। हम यहां पढ़ने आ रहे हैं, अगर आपके पास कोई मास है, मतलब जैसे कि एक गेंदा है और वो v वेलोसिटी से चल रहा है, c से नहीं चल पा रहा है, उसकी स्पीड लाइट की इक्वल नहीं है। किसकी इक्वल नहीं है? लाइट थोड़ा कम है, तो तब भी वो वेव बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं। अरे बहुत कम नहीं है बाबू, v माने ज्यादा मानो, मतलब c के बराबर नहीं है, तो 3 लाख किलोमीटर पर नहीं है, आधा मान लो 1.5 लाख, तो 1.5 लाख तो c कह दोगे। c तो तब कहोगे जब वो लाइट की स्पीड की इक्वल होगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जैसे अभी इलेक्ट्रॉन का ले लो, इलेक्ट्रॉन केवल 2130 किलोमीटर पर सेकंड चलता है, लेकिन फिर भी वो वेव बन गया, वो तो नहीं बन गया है 2130 किलोमीटर में, अभी 3000 नहीं पहुंचा पाया, 3 लाख के तो 30 छोड़ दो। और हम लोग तो 100,000 हटा के 10-20 किलोमीटर पर सेकंड से कहाँ चल पाएगा? सेकंड में हम लोग मीटर में आ जाएंगे, किलोमीटर में नहीं लगेगा। ऐसे कंडीशन में अगर कोई v वेलोसिटी से चल रहा है तो इसके ये वेव बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे v को हाई स्पीड मानो बाबू, बस लाइट का स्पीड मत मानो। लाइट का स्पीड मान लोगे तो कंप्लीटली वेव बन जाएगा, कंप्लीटली। लेकिन एक मैटर अपने चलने की वजह से, अपने हाई स्पीड की वजह से वेव बन रहा है, तो इस वेव को क्या नॉर्मल वेव मानोगे? क्या मानोगे? क्योंकि एक मैटर अपने चलने की वजह से वेव बन रहा है, अभी रुक जाएगा तो पार्टिकल हो जाएगा। तेज चल रहा है तब वेव बन रहा है। कौन बोला ऐसा? De Broglie ने अपने थीसिस में बताया कि when any particle moves with high speed then it converted into waves and this type wave is called matter wave। और वो matter wave होगा तो उसका वेवलेंथ निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? उसका वेवलेंथ निकालना पड़ेगा, और उसका वेवलेंथ आपको अगर निकालना है, उसके वेवलेंथ को हम लोग De Broglie वेवलेंथ बोलते हैं। वो वहां से निकाल सकते कि नहीं? h/p किसी भी वेव के लिए फॉलो होगा कि नहीं होगा? यहाँ से भाई फोटॉन के लिए हो रहा है, फोटॉन एक वेव है, और अगर ये वेव है तो इसमें नहीं फॉलो होगा। तो
तो चाहे यहां से निकाल दो। अच्छा ये भी तो पढ़े हो कि इसका अगर मोमेंटम देंगे तो एम लिख सकते हैं, P बराबर एम लिख सकते हैं। यस सर। अगर बाई चांस वो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी देखें, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जी? K बराबर हाफ इधर कर दो, एम से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ परफेक्ट होल स्क्वायर हो चुका है ना, होल स्क्वायर में इधर कर दो तो समझ में आया? अब यहाँ एम की जगह ले सकते हैं कि नहीं? एक फार्मूला और मिल गया। मतलब है कि हमारा अगर पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है तो वो वेव बन जाएगा। ऐसे वेव को हम मैटर वेव बोलेंगे और उसके वेवलेंथ को दे ब्रॉगली वेवलेंथ बोलेंगे। उसकी वेवलेंथ हम यहां से निकाल सकते हैं जब P पता रहेगा। नहीं पता है mv से निकालेंगे, नहीं पता है काइनेटिक एनर्जी से निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आ गया है। लेकिन आपको पता होगा कि दे ब्रॉगली सर तो परेशान थे, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा था। जो उतना स्पीड से चले वो कौन था जो चल रहा था? तो कहे भैया हमारे पास तो एक है, बाकी आप लोग जब चल लेना तो अपना निकाल लेना। हमारे पास इस समय नेचर में कौन दिख रहा है? यही है जो न्यूक्लियस के अराउंड बड़ी तेज चलता है। और कितना चलता है? 2130 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में 2130 किलोमीटर पर, मतलब बम्बे जाने में एक सेकंड से कम लगेगा उसको। इलेक्ट्रॉन इतना तेजी से घूम रहा है। ये मैटर है ना? ये हमारा कपड़ा मैटर है कि नहीं? एटम से बना है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे कि नहीं? धीरे ना घूम रहे हैं, बड़ी तेज घूम रहे हैं। उनकी स्पीड 3000 तक है एक सेकंड में। मतलब एक सेकंड में कितना बार जोड़ नहीं पाओगे। समझ में आया? अब जैसे अभी देखो पंखे के बीच खाली खाली लग रहा है कि नहीं? चला दो तो फिर भरा भरा लगता है कि नहीं? इसमें इलेक्ट्रॉन घूमना है, इतना तेज घूम रहा है ना कि तुम भरा भरा लग रहा है। इसी वजह से समझ में आया कुछ? अब बात करते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज वेग से घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी की वजह से एनर्जी जाती है। अब इसको दूसरे इफेक्ट में लाओ। अगर ये इलेक्ट्रॉन को से खड़ा कर दो, बैठा दो, भाई इधर बैठ जा तुम, इसके पास वेलोसिटी नहीं है तो पार्टिकल की वेव है। पार्टिकल भाई चल नहीं रहे हो, तुम्हारे पास मास तो होता है ना, मास तो दुनिया पड़ी है 9 × 1 × 10⁻31 kg। तो तुम तो एक पार्टिकल हो कि नहीं हो? मतलब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है जब वो बैठा होता है। लेकिन जैसे उसमें अगर हम मान लीजिए दो प्लेट लगा दिए, एक पॉजिटिव प्लेट और एक गॉस थ्योरम में अक्सर पढ़े होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच फील्ड बन जाता है। और जैसे कोई फील्ड बनता है तैसे आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगता है और अपोजिट टू द फील्ड। फोर्स की वैल्यू भी निकाली जाती है Q × E से। और जब किसी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो ये चलने लगेगा। चलता बहुत तेज है। क्यों बहुत तेज चलता है? समझ लो, अगर मान लीजिए 3 किलो का कोई ब्लॉक है और तुमने उस पे फोर्स मारा और 1 मीटर सरका, अगर वो 1 किलो का होता तब कितने का था सर? 3 किलो का था, तुमने कुछ फोर्स लगाया, 1 मीटर सरक गया। अगर वो 3 किलो का नहीं 1 किलो का होता और उतना फोर्स लगाते तो कुछ स्पीड ज्यादा आती कि नहीं? मतलब मास कम करने में स्पीड बढ़ जाती है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है कि नहीं? बड़ी कम है। उसमें तो ऐसे एक तमाचा मारोगे तो गंध से चंद्रमा पहुंच जाएगा। मतलब उसकी स्पीड तो इतनी तेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके मास बहुत कम है। उसमें 1 न्यूटन का बल लग गया ना तो ये बहुत ज्यादा एक्सीलरेशन आ जाएगा। एक ही सेकंड में वो गंध से निकल लेगा। तो इतनी ज्यादा स्पीड आ जाएगी तो देवराली कहेंगे अब तो हम आ गए। तुम तेज जा रहे हो तो वेव बन जाओगे बाबू, क्योंकि तेज चले तो हम वेव मानेंगे तुरंत। और उन्होंने उसको शो किया है। मतलब पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन की मास इतनी कम होती है कि उसमें एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है और ज्यादा क्रिएट होने की वजह से बहुत हाई स्पीड में आ जाता है। और जैसे हाई स्पीड में आया क्या बन गया? और आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन है डबल नेचर, वो पार्टिकल और वेव दोनों के तरह। इसमें हाइजेनबर्ग ने एक अनसर्टेन प्रिंसिपल भी दिया है। अब ये वेव बन गया तो इसमें एनर्जी, अब बताओ इसमें वर्क डन क्या होता है? मान लीजिए तुम इसमें पोटेंशियल V लगाए थे, कितना पोटेंशियल लगाए थे? V। तो इसमें वर्क डन कितना हुआ होगा? Q × V। पढ़े हो सही? और जो वर्क डन होता है वही तुम्हारी एनर्जी बनती है। ये भी पढ़े होंगे भैया, तुम खाली खाली बैठे थे, 1 रुपया था नहीं, इसको काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, ये पोटेंशियल लगा है, पोटेंशियल डिफरेंस आया है तभी फील्ड आया है। और जब फील्ड आया है तो फोर्स लगा है, फोर्स लगा है तब तुम
चले हो तो तुम्हारे अंदर एनर्जी आई है, मतलब एनर्जी किसकी वजह से आया? पोटेंशियल। जब ने तुमने उसके अराउंड पोटेंशियल लगाया तो फील्ड बन गया, फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन चला तो काइनेटिक एनर्जी आई। एनर्जी किसकी वजह से आई? तो जितना पोटेंशियल ने वर्क किया है उतनी ही एनर्जी तो तुम पाओगे। खाते में जितना तुम जमा करोगे उतना तो तुम्हारा खाता बताएगा। जितना इस पोटेंशियल ने वर्क किया होगा, और वर्क जानते हो कि टू भी होता है, उतना ही तो तुम्हारी एनर्जी बनेगी। और अगर इस एनर्जी को हम इसमें पुट करते तो फॉर इलेक्ट्रॉन उसका मैटर वेव क्या बन जाएगा? H अपार 2m। और K के जगह पे भाई चार्ज के जगह भैया E लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है। तो क्यों लिखे? E लिखेंगे। और आपको पता होगा कि यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं क्या? दे ब्रॉगली वेवलेंथ। यहां से निकालो, चाहे यहां से निकालो, चाहे यहां से निकालो, चाहे इलेक्ट्रॉन के लिए यहां से निकालो। और कुछ लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, H क्लॉक कांस्टेंट की वैल्यू रख दी है, 2 की वैल्यू रख दी है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी रख दिए, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिए, और कैलकुलेट करके आया 12.27। तो अंदर बचा क्या? खाली V बचा। V वैल्यू में का पोटेंशियल, और वो किस में आ रहा था इसमें? अब कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है बहुत हाई स्पीड से, कोई इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से एक्सीलरेट हो रहा है V पोटेंशियल के अंदर, तो तुम यहाँ V की वैल्यू वोल्टेज में डाल दो और वो बता देगा कि आपका वेवलेंथ कितना बनेगा। मतलब आपका इलेक्ट्रॉन जब वेव बन जाएगा तो उसका वेवलेंथ कितना होगा, ये कैलकुलेट करके आपको बता देगा। अगर तुम पोटेंशियल से नहीं एक्सीलरेट करा रहे हो, धक्का मार के करा रहे हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ले आओ और काइनेटिक एनर्जी और मास यहां डाल देना, वो बता देगा कि आपका वेव कितने का बनेगा। अगर तुम्हें m भी पता है तो यहीं से निकाल लो, अगर मोमेंटम पता है तो यहीं से निकाल लो। आपका पार्टिकल अगर बहुत हाई स्पीड से चलेगा तो मैटर वेव बनेगा, तो उसके पास दे ब्रॉगली वेवलेंथ होगा, और वो वेवलेंथ चाहे यहां से निकालो, चाहे यहां से, चाहे यहां से, चाहे यहां से, चाहे यहाँ से। अच्छा, इलेक्ट्रॉन में कोई पोटेंशियल ना दिया जाता वो चलेगा? और जैसे आप पोटेंशियल की वैल्यू 0 डालोगे, 0 से डिवाइड हो तो क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। मतलब उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? जब किसी भी वेव का वेवलेंथ इनफाइनाइट हो जाए मतलब वो पार्टिकल बन गया। क्या बन गया? मतलब वेवलेंथ जितने कम होता चला जाता है, मतलब फ्रीक्वेंसी जितने ज्यादा बढ़ जाती है, वेव नेचर उतने ज्यादा आ जाते हैं, वेव नेचर उतने ज्यादा आता चला जाता है। तो जैसे तुम यहाँ पोटेंशियल 0 करोगे, इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, वो पार्टिकल बन जाएगा, वहां यहाँ वेवलेंथ विद इनफाइनाइट आने लगेगा, क्योंकि पोटेंशियल 0 डालोगे, 0 से डिवाइड करोगे, क्या हो जाएगा? तो तुरंत बताएगा भाई इनफाइनाइट वेवलेंथ हो गया। इनफाइनाइट वेवलेंथ का मतलब क्या? एक बार इसे उठ गए तो गिरोगे नहीं करोगे, इनफाइनाइट पे जाके गिरोगे। वेव को तब कहते हैं ना जब एक बार गिर जाए और उठ ऐसे आ जाए, तभी तो वेव कहोगे। वही वेवलेंथ कितना चला गया, तो ये इसे जाए तो गिरे पाई? इनफाइनाइट पे वो तब तो गिरबो, इनफाइनाइट मिलेगा ही नहीं, मतलब तुम वेव बन पाए। तो जब पोटेंशियल नहीं होती है तो इलेक्ट्रॉन वेव नहीं बन पाता, केवल पार्टिकल रह जाता है। लेकिन जैसे उसके पास एनर्जी आती है वो वेव बन जाता है। वेव बनता है तो ऐसे वेव को मैटर वेव कहते हैं, उसकी वेवलेंथ हम कहीं से निकाल सकते हैं। दैट इज अबाउट फोटॉन। फोटॉन वाले एनर्जी चाहिए, मास चाहिए, मोमेंटम चाहिए, जो चाहिए वो निकालो। छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, बस एच रखो, न्यू रखो, डेल्टा रखो, डी रखो, सब। अब इसमें कितना 2-2 लाइन का कैलकुलेशन होगा। जब मास देगा, सी पता, एच देगा, न्यू पता, सब रखते जाओगे कैलकुलेट। तो इसके न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, लेकिन इसका न्यूमेरिकल वही लगा पाता है जिसको पूरी फार्मूला और साथ थ्योरी आना चाहिए, थेसिस आना चाहिए। अगर थ्योरी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे।